बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम लोगों का लास्ट फिज़िकल क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज अबाउट एक्सेप्शंस। हम पढ़ रहे थे जी एक्सेप्शन, हमने रूल पढ़ लिया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा था जी टू वे कंसिडरेशन ना मौजूद हो, दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिट मौजूद ना हो तो इनफैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एलिमेंट ही पूरा नहीं होता, और अगर बेसिक एलिमेंट पूरा नहीं होता तो इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। सो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अब हम उसकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, और एक्सेप्शंस के अंदर हम फिजिकल लास्ट क्लास के अंदर अपना टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट और चैरिटी कंट्रीब्यूशन जो तीन एक्सेप्शंस हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। हमारी लास्ट दो एक्सेप्शंस रहती हैं, एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन और दूसरी है टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। देखो जी, अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा था ऑफर का हमने बेसिक एलिमेंट पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर कि ऑफर का एग्जिस्ट होना जरूरी है बिफोर एक्सेप्टेंस। एक ऑफर का पता हो, फिर पढ़ा ऑफर का पता होना जरूरी है बिफोर एक्सेप्टेंस। तो दोनों ही चीजें पढ़ी कि ऑफर एग्जिस्ट होगी तो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ना। अदरवाइज जब मेरे लिए ऑफर ही नहीं है और मैं किसी के लिए कोई सर्व कर रहा हूं या किसी को कोई सर्विस दे रहा हूं या कोई गुड्स डिलीवर कर रहा हूं व्हाटएवर, तो मैं शायद वॉलंटरीली सर्विसेज कर रहा हूं। ठीक है। सो अगर इसी सिनेरियो में एक ऐसा सिनेरियो पेश आ जाए कि जी सलमान साहब जो हैं वो मिस्टर ए को सर्विस, उनका फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी कहानी बना लेता हूं कि सलमान साहब ने देखा कि जी मिस्टर ए साहब का स्टॉक जो गोडाउन है उसको आग लग गई। उसने फौरन से पहले उनके लिए कुछ तरद्दुद किया और उसने उनकी आग बुझाने की कोशिश की, उनको लॉस से बचाया। इसके लिए उन्हें जितनी भी लेबर रिक्वायर थी, जो जो चीज़ें रिक्वायर थी, उसके लिए उन्होंने कॉस्ट भी इनकर कर ली सलमान साहब ने। ठीक है। अब ये जो सर्विसेज सलमान दे रहा है, अगर आप गौर करो तो ये वन साइडेड, जो मैंने कहानी सुनाई, ये वन साइडेड कंसिडरेशन है। सो इस साइड से क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। सो लॉ की नज़र में अगर हमने जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा वो तो ये था कि अगर वन साइडेड कंसिडरेशन है, एक पार्टी के लिए बेनिफिट है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है, इट्स अ मिसिंग कंसिडरेशन केस और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं, अब जरा समझिए, कल को सलमान साहब से हरकतों से खुश होके मिस्टर ए कहते हैं जी सर आपने बहुत मेरे लिए बेहतरीन काम किया, मैं आपको 5,000 रुपये का इनाम दूंगा, ये जो सर्विसेज आपने मेरे लिए परफॉर्म की हैं मैं 5,000 का रिवॉर्ड दूंगा। अब जरा देखो, फिर इट्स वंस अगेन इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम ए साइड बट ये स्टिल वन साइडेड है। अब आप फिर कहते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ कहता है भाई अगर कोई सर्विसेज सलमान साहब पास्ट में दे चुके हैं, वो सर्विसेज थी वॉलंटरी सर्विसेज, वो पास्ट वॉलंटरी इसलिए बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी ये वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं मिस्टर ए को। सो ऐसी पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को अगर कंपनसेट करने का कोई वादा करती है कोई पार्टी, तो लॉ की नज़र में ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है। और इस केस में ऑल्दो इट्स अ वन साइडेड कंसिडरेशन बट ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या बात समझ आ रही है? So although it's a one-sided but fall in the exception। तो ये ख्याल रखते हुए अब जरा इसको पढ़ते हैं, कंपनसेट फॉस्ट वॉलंटरी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक चीज और छोटी सी। मैंने अभी बताया कि वॉलंटरी सर्विस हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो कि ए जो है वो नेबर है और उसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ है और सलमान साहब कहते हैं यार आउट ऑफ टाउन है मिस्टर ए, चलो ऐसा करता हूं मैं पे कर देता हूं। अब ये ऑब्लिगेशन किसकी है? मिस्टर ए की। पे कौन कर रहा है? मिस्टर सलमान। सो समझने वाली बात यह कि अगर ऐसी सूरत हाल भी हो तो तब भी ये वॉलंटरी सर्विसेज के ज़मरे में फॉल करता है। सर्विसेज हो गई, अब सवाब दीद पे है मिस्टर ए की कि वो पे करे कि ना करे। लीगली सलमान रिकवर नहीं कर सकेगा, लीगली सलमान रिकवर नहीं कर सकेगा। सलमान अगर चाहे कि अच्छा मैंने बिल पे कर दिया, चलो मुझे बिल वापस कर दो, हम इंशाल्लाह कॉज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी हम इस बात को सपोर्ट करेंगे, वेट करेंगे कि इसके साथ एक और कंडीशन भी होती है, तो वहां चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अगर सलमान ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर दिया तो कल को सलमान लीगली उससे रिकवर नहीं कर सकता, वो पैसे रीइंबर्समेंट नहीं करवा सकता कि भाई मैंने आपका बिल पे किया, लगेगा तुमने क्यों किया भाई, और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन थी। लेकिन हाँ, अगर वो वादा कर ले रिटर्न कि यार आपने मेरा बिल पे किया 5,000, ये लो जी 5,000 मैं वादा करता हूं मैं आपसे वो पे करूंगा, अब स्टिल ये वन साइडेड कंसिडरेशन होगी, लेकिन लॉ की नजर में ये एक्सेप्शन में फॉल करेगी। सो कंसिडरिंग दैट, जरा पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शेल बी वैलिड। सो एक्सेप्शन, इफ इट इज अ प्रॉमिस to compensate a person wholly or partly. Once again, it's a promise from this side to compensate wholly or partly who has already voluntarily done something from the promiser
इस बंदे ने ऑलरेडी प्रोमिजर के लिए कुछ कर दिया, और मैंने हमेशा कहा है कि प्रोमिजर या प्रोमिजी जो है ये सिर्फ पोजीशंस हैं। लॉ ने किसी एंगल से तो बात करनी है ना, इसको प्रोमिजर कह के बात कर ले या इसको प्रोमिजर, क्या फर्क पड़ता है? प्रोमिजर का मतलब हुआ द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर, और उधर से बात का आगाज हुआ है और वो बंदा वही ऑफरर एक्चुअली प्रोमिजर बन गया है, तो इट डज नॉट मैटर। सो आगे चलता हूं। और अच्छा, ये वर्ड मैंने जैसा पहले भी बड़ी दफा बोला कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड और बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। उसकी रीजन है कि अब वो ये कहता है कि या ये शर्त पूरी हो रही हो या ये शर्त पूरी हो, दोनों ही एक्सेप्शन में फॉल करती हैं, दोनों का बैक वक्त पूरा होना जरूरी नहीं है। सो हु हैज डन समथिंग, यानी मिस्टर ए ने कुछ कर दिया विच द प्रोमिजर वाज, सॉरी सलमान ने कुछ कर दिया विच द प्रोमिजर वाज लीगली कंपैलेबल टू डू, जो कि मिस्टर ए लीगली कंपैलेबल था, लीगली उसने, उसकी लायबिलिटी थी, उसकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन पे दूसरे ने कर दी है। क्या बात समझ आ गई? सो यहां पे अगर मैं कहूं, बस मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं, इसको प्रोमिजर कंसिडर करके लॉ सारी प्रोविजन लिख रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज एग्जांपल 35 और 36 पढ़िएगा। कुछ ना समझ आए तो फिजिकल क्लास हमारी जब रिज्यूम होगी इंशाल्लाह मंडे को, तो आप लोग उसमें मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अगर एग्जांपल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। टाइम है, अच्छा जी, लास्ट एक्सेप्शन अगर आप देखें तो हम लोग चैरिटी कंट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर चुके, कंप्लीटेड भी हो गया, टाइम बार्ड भी हो गया, कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विस भी हो गया। और एक चीज और यहां पे अगर आप देखो तो हम बार बार बात करते थे रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, लेकिन इस प्रॉमिस के अंदर कहीं उसने नहीं बोला कि रिटर्न हो। इसका मतलब है नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन। अब ये वर्बली भी उतना ही पावरफुल है जितना रिटर्न होगा, यानी वर्बली भी, ऑल्दो मिसिंग कंसिडरेशन है, वर्बली है, बट स्टिल लॉ की नजर में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। आगे चलते हैं जी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कंप्लीटेड गिफ्ट है। लॉ कहता है भाई नियर रिलेशनशिप के अंदर, जैसे हस्बैंड वाइफ है उनमें नियर रिलेशनशिप के अंदर अगर लव या अफेक्शन की बुनियाद पर आपने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई भी चीज डिलीवर करने का वादा कर लिया है, जस्ट सो आपने किसी भी किस्म का वादा कर लिया है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहा हूं, तो मैं ये ले लीजिए, इसको मैं कह देता हूं ये मिस्टर ए हैं और ये मिसेज ए हैं। ले जी, खूबसूरती के लिए हम इनके थोड़े से बाल भी बना देते हैं, थोड़ी खूबसूरती हो जाएगी। सो मिस्टर ए मिसेस ए, अगर ये सिनेरियो है कि ऑब्वियसली ये नियर रिलेशनशिप के अंदर हैं और मिस्टर ए लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे कोई वादा कर लें इनके साथ और वो वादा रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, तो समझ लीजिए ये वादा वन साइडेड है, लेकिन लॉ की नजर में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा रखेगा। अच्छा, जब मैं वर्ड बोलता हूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब है मैं कंसिडर कर रहा हूं कि बाकी एलिमेंट्स पूरे होंगे। मैं अगर एक दफा यूं कह देता हूं, मैंने बड़ी दफा वैसे फिजिकल क्लास में इस बात को बोला भी है कि मैं अक्सर बोल देता हूं, अच्छा देखो कंसिडरेशन, ये इवन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसका मतलब ये होता है कि बाकी तमाम एलिमेंट्स ऑफर के हवाले से, एक्सेप्टेंस के हवाले से, ऑब्जेक्ट के हवाले से, उसकी कंपिटेंस, फ्री कंसेंट, सब के हवाले से ओके हैं, ठीक है। सो अगर अब ये नेचुरल लव की नियर रिलेशनशिप के अंदर लव की बुनियाद पर मिस्टर ए को प्रॉमिस कर लेता है मिसिज ए के साथ, वो रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, तो समझ लें वो एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन में भी, कि इस साइड से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं कर रही, स्टिल इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट के बाकी चीजें भी बाकी एलिमेंट्स भी फुलफिल हो रहे हैं। सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड, मैंने कहा बहुत पावरफुल वर्ड, मतलब तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। रजिस्टर्ड अंडर द रेलेवेंट लॉ एंड इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। सो नियर रिलेशनशिप हो, लव एंड अफेक्शन हो, रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, कहने को ये तीन है लेकिन चार बन गए, क्योंकि एक केस स्टडी ऐसी भी है जहां पे एमसी कुचल, जैसा मैं आपसे डिस्कस करता हूं कई दफा उसमें केस स्टडीज, तो उसमें एक केस स्टडी ऐसी भी है जहां पे लव एंड अफेक्शन की बुनियाद पे नहीं, लेकिन मियां बीवी में लड़ाई है और उस बुनियाद पे कुछ भी सेपरेशन टाइम के ऊपर कुछ वादा हो रहा है, तो वो लॉ की नजर में यहां फॉल नहीं करता। इज दैट क्लियर? सो जरा हम जरा एमसी कुचल की प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 एक दफा देख भी लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए।
ले जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे होल्ड करता हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकें। X, a Hindu husband, executed a registered document in favor of Y, his wife, whereby he promised to pay her rupees 1000 per month. Later X did not pay. Why can Y recover from? क्या वाइफ रिकवर कर सकती है हस्बैंड से? उसने 2 सिनेरियोस छोटे छोटे से बनाए और उसने पहला कहा इफ दिस प्रॉमिस वाज मेड विदाउट एनी डिसएग्रीमेंट एंड क्वार्रल्स बिटवीन देम, कोई लड़ाई नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और दूसरी बात, इफ दिस प्रॉमिस वाज मेड आफ्टर डिसएग्रीमेंट एंड क्वार्रल्स बिटवीन देम, तो इसका मतलब लड़ाई के बाद के ये वाक्य आता है। तो दोनों केसेस में डिसीजन डिफर हो जाएगा क्योंकि एक में तो हम एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे, दूसरे में एक्सेप्शन फुलफिल नहीं होती। इज दैट क्लियर? और ये केस एक्चुअली में क्या नाम है, जेन्युइन केस है। अगर आप ये देखो तो उन्होंने यहाँ पे कहीं लीडिंग केस का नाम भी लिखा हुआ है, राजलखी देवी गालबन और भूतनाथ के दरमियान। ठीक है जी। सो वापस आते हैं। हमारा ये टॉपिक अगर देखें तो हमने पहली एक्सेप्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी एक्सेप्शंस डिस्कस कर ली हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। मैंने तो बल्कि चैप्टर 2 के अंदर ही आपसे ये बात की थी बातों बातों में कि अगर एक पर्सन जैसा सलमान है अपनी 5 मिलियन की प्रॉपर्टी 2 लाख में बेचना चाहे, और वो जिस समय हमेशा बोलता हूँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इनफैक्ट उस सिनेरियो वाला वही सिनेरियो अप्लाई होता है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है 5 मिलियन की, मैं 2 लाख की बेच रहा हूँ, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप दोनों को तकलीफ नहीं है, अगर आप दोनों खुश हो, इसका मतलब ये है कि अगर सेलर और बायर की कंसेंट फ्री है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने फ्रीली ट्रेड किया है, ये बात ठीक है। एक पार्टी दूसरे को शायद बेनिफिट देना चाहती है तो फ्रीली ट्रेड है ना, फ्री कंसेंट के साथ, विदाउट एनी प्रेशर। तो अगर ऐसी बात है तो इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन लॉ के वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे किसी किस्म का कोई असर नहीं डालती। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेयरली, महज इस वजह से बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट। कहता है अब ख्याल ही इस महज इस वजह से कि कंसिडरेशन थोड़ी थी, ये तो 5 लाख मिलियन की प्रॉपर्टी है, 2 लाख में क्यों बिकी हुई है। सो कहता है अगर ये कंसिडरेशन की वजह से महज कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमिनिंग द क्वेश्चन the consent of the promiser was freely given। कहता है सिर्फ कोर्ट ये देखना मुनासिब समझेगा क्या दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री थी कि नहीं, और अगर फ्री थी और वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ से ओके है। ठीक है। एग्जाम्पल 39 और 40 वंस अगेन जरा एक दफा पढ़िए, इन्हीं के ऊपर बात की है, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर। चलें जी, फिर वही के बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिकल क्लास में आपको जो भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होगी तो हम पहले आप लोगों की एग्जाम्पल रिजॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके। सो सर्कमस्टांसेस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। अब वंस अगेन जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू फॉर 100,000, तो 100,000 इज अ कंसिडरेशन राइट फॉर मी एंड फॉर यू इज द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस लैपटॉप, राइट। सो वो बेनिफिट आपके लिए कंसिडरेशन, but this laptop is actually an object, right? So ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है। जैसा मैंने कहा अगर बाकी सारे एलिमेंट्स पूरे हो भी जाएं और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, फिर जैसा फॉर एग्जांपल मैं जैसा बड़ी शुरू में ही एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी को मिस्टर ए को बोलूँ कि यार तुम्हें बेहतरीन किस्म की चर्च प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, इतने पैसों में, सपोज 5 लाख रुपए में 2 पूड़ियाँ बेहतरीन किस्म की, वो सुकून नसीब होगा जो कहीं भी नसीब नहीं होगा। सो इनफैक्ट अगर देखा जाए ऑफर वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड हो सकती है, और मे बी कंसिडरेशन भी दोनों के लिए मौजूद है, मुझे पैसे मिलने वाले हैं, उसको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है। सो इनफैक्ट कंसिडरेशन भी, लेकिन बट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। सो लॉ ने उसकी डेफिनेट एक सेक्शन 23 के अंदर उसने एक्सप्रेस किया कि अच्छा मेरी नज़र में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल होगा। सो उसने लाइन लिखी कि जी द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ, अगर ये कंडीशंस पूरी हों। अच्छा हर पॉइंट के आगे देखो और लिखा, हर बुलेट, हर क्लॉज कहते हैं वैसे से, हर क्लॉज के आगे और लिखा नजर आ रहा है, मतलब क्लियर है कि अच्छा एक भी पूरा हुआ तो एक भी एक्टिव हुआ तो ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। नंबर 1 फॉरबिडन बाय लॉ हो, लॉ ने मना किया हो क्लियरली, इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कानून है ना वो एक दूसरे की इज्जत करके चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात करता हूँ आसान सी समझाने के लिए कि कंपनी लॉ में एक जगह लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो ना तो तुम्हारा रजिस्टर्ड होना टैक्स में ज़रूरी है, सपोज एक प्रोविजन लिखी हुई है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि कंपनी के डायरेक्टर का टैक्स से क्या ताल्लुक, टैक्स वाला रेगुलेटर और है, कंपनी का रेगुलेटर और है, राइट, लॉ और हैं, जैसा यहाँ कंपनी लॉ है, वहाँ इनकम टैक्स है, यहाँ पे डिपार्टमेंट SCCP है, वहाँ पे आपका FBR है, लेकिन स्टिल कंपनी एक्ट के अंदर उसको सपोर्ट कर रहा है FBR को, राइट। ऐसा ही है, टैक्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं, हम कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं रखेंगे जो टैक्स में रजिस्टर ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो इंडिविजुअल के लिए नॉन कंप्लायंस में है तो फिर वो कंपनी का क्या हाल करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि एक लॉ दूसरे को सपोर्ट करके चलता है। तो यहां पे भी ऐसी ही बात लिखी है कि अगर ये ऐसी नेचर का हो कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो बजाते खुद कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर वो अलाउ किया तो किसी और लॉ की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो यहां पे एक्सप्रेस किया गया। नंबर थर्ड, ये फ्रॉडुलेंट हो। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जो एग्जाम्पल है अगर आप देखो एक दफ़ा, तो एग्जाम्पल 42 इसके ऊपर बड़ी पे खूबसूरत सेट है। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि एक पर्सन जो है वो अपना घर जो है वो नीलाम हो रहा है, उसकी रीज़न है कि वो पे नहीं कर पाया लोन, और पता चले कि जब घर की नीलामी हो रही है तो सपोज मेरा घर बिक रहा है और मैं लोन नहीं पे कर पाया, मेरे घर की नीलामी हो रही है तो मैं ही जाके खड़ा हो जाऊं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूं कि जाके खरीद ले। अगर इतना इसी तरह करना है तो इससे बेहतर है लोन पे करके घर वापस ले लो। तो वहां पे अगर पता चल जाए कि सलमान ही खरीदने खड़ा है तो बेचने वाला मुझे तो नहीं बेचने वाला, राइट। लेकिन इस बात का कॉन्ट्रैक्ट में कोई तकलीफ नहीं है। सेल ऑफ गुड एक्ट कहता है कि भाई खबरदार, ऑक्शन सेल के अंदर जिस बंदे की घर की नीलामी हो रही है वही आइडेंटिटी दोबारा आके खरीदने की कोशिश करेगी, तो यहां पे उस आइडेंटिटी को अलाउड नहीं है। इनफैक्ट ये इंटेंशन नहीं है कि इसी आइडेंटिटी को दोबारा बेच दिया जाए। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर उसने यहां पे इस चीज को एक्सप्रेस किया है। चलो जी आगे चल, तो मैं समझाना ये चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मसला नहीं कि वही बंदा घर खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कर ले आके, अगर वो एलिजिबल है, अगर वो सारी टर्म्स पूरी करता है, कॉम्पिटेंट है, फ्री कॉन्सेंट है, कर ले। लेकिन सेल ऑफ गुड एक्ट को तकलीफ है कि भैया क्या कर रहे हो, इसी का तो बेच रहे हैं, तो यही कैसे खरीद सकता है या इसका एजेंट कैसे खरीद सकता है। सो सेल ऑफ गुड एक्ट को फिर अगर इसका मतलब अगर ऐसी नेचर है इस कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर ये परमिट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में तो ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ा देगा, सेल ऑफ गुड एक्ट की धज्जियां उड़ा देगा, तो लॉ कहेगा नहीं भाई यहां पे ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, अनलॉफुल है। फ्रॉडुलेंट हो अगली बात, और इन्वॉल्व्स और इंप्लाई इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। हो सकता है ऐसा सिनेरियो आ जाए, ओके। अच्छा, हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो जाए कि फॉर एग्जांपल मैं किसी को पैसे देता हूं 5000 कि जा भाई मिस्टर ए जाके ना मिस्टर बी के ना प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा, कार को आग लगा दे, घर को आग लगा दे, फ्लैट को आग लगा दे, व्हाटएवर। अब देखा जाए तो यहां से मैं पेमेंट कर रहा हूं मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है। मिस्टर ए मुझे सर्विस दे रहे हैं जिससे शायद मुझे दिमागी सुकून मिलेगा, मेंटली रिटार्डेड हूं मैं, शायद मुझे उससे दिमागी सुकून मिलने वाला है। लेकिन इनफैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी तीसरे मिस्टर बी की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो अगर उसका भी नुकसान हो रहा है, लॉ कहता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, ठीक हो गया। और लास्ट में ये से मैं हमेशा यूजुअली पावर सेक्शन कहता हूं कि ये हमेशा ओपन होता है सेक्शन जिसमें कोर्ट्स को रेगुलेटर को पावर दी जाती है। तो कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो एस हर वो कैटेगरी, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोर्ट को ऐसा फील हो कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है या ये इमोरलिटी में फॉल कर गया है, तो ये ओपन है, ये फील्ड ओपन है। जहां पे कोर्ट को लगा, कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार, उस ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल करार दे देना है। ले जी, इन 5 वजूहात की बिना पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका अनलॉफुल हो जाएगा। और उसकी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी एक बेसिक एलिमेंट है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो गया तो इनफैक्ट आगे जाने का तो सवाल ही, एग्रीमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अच्छा जी, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं 41 46 तक, लेकिन 42 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है एक्चुअली। 19 पहले हमारे सिलेबस में होता था किसी टाइम पे, अब उन्होंने हमारे सिलेबस से निकाल दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ इस हद तक समझना है कि सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर
जो आइडेंटिटी है वो अलाउड नहीं है कि वही डिफॉल्टिंग आइडेंटिटी आके दोबारा बाइंग कर ले, ठीक है। सो उसकी इज्जत का ख्याल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लें जी, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा कि अच्छा एग्जांपल वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट मंडे को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अगर आपके कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम हुई। वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्शली अनलॉफुल, ये अब एक छोटी सी बात समझाने वाली है और इसको मैं यूं समझाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट की डिविजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी ये सलमान साहब हैं, या बल्कि सलमान मिस्टर एक्स हैं और ये एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मिस्टर सलमान के साथ। सपोज एक रेंटल एग्रीमेंट है, मिस्टर ए के दो फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए फ्लैट बी। सलमान साहब दोनों फ्लैट्स रेंट पे लेना चाहते हैं, यूं समझ लें सलमान साहब टेनेंट होंगे और मिस्टर एक्स जो हैं ये लैंड ऑनर होंगे, लैंडलॉर्ड जिसे आप कहते हो, ठीक है जी। सो सलमान साहब को मिलने वाले हैं फ्लैट ए और फ्लैट बी। अब यहां पे मैं डिविजिबिलिटी को डिफाइन करने लगा हूं, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल कैसे, समझो। देखो दो फ्लैट्स हैं ए और बी, अगर तो मैं कहूं ये बहुत क्लियर हो कि फ्लैट ए का रेंट है 5 लाख और फ्लैट बी का रेंट है पर मंथ 3 लाख रुपया, टोटल रेंट बन गया 8 लाख। तो फिर तो बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट होने के इनफैक्ट इस एक कॉन्ट्रैक्ट में दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि 50,000 इसका रेंट है और 30,000 इसका रेंट है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटल एग्रीमेंट 80,000 का है। लेकिन मैं अभी आपसे ये कहने लगा हूं कि ये अज्यूम कीजिए कि ये जो डिवीजन है ये पॉसिबल नहीं है, ये कंसिडरेशन में डिवाइड नहीं कर सकता। अज्यूम कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं एक अजम्पशन लेके एक बात समझाऊंगा। तो अजम्पशन ये है कि भाई ये डिविजिबल नहीं है, 80,000 दोनों का लमसम उसने बोला है, नहीं जानता या मैं नहीं डिवाइड कर सकता रीजनेबल स्टेप्स लेके कि इसमें से फ्लैट ए का रेंट क्या है और फ्लैट बी का रेंट क्या है, मुझे नहीं पता। सो एक सिनेरियो ये है, ठीक हो गया। अब इसमें अज्यूम कीजिए सलमान साहब इतने अच्छे इंसान हैं कि फ्लैट ए में तो अपनी फैमिली रखी उन्होंने और फ्लैट बी के अंदर उन्होंने कहा कमाना भी तो है, तो यहां पे जुआ कराना शुरू कर दिया। अब फ्लैट बी में जुआ हो रहा है, एक अनलॉफुल या यूं कहूं एक इल्लीगल वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है जी। और फ्लैट ए के अंदर क्या हो रही है, फैमिली। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है डिविजिबल होता तो बड़ा आसान होता, मैं आराम से कह देता फ्लैट ए जो है ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है और फ्लैट बी जो है ये इलीगल एग्रीमेंट है, मैं आराम से कह देता। लेकिन मैंने अभी एक कंडीशन बनाई अजम्पशन कि ये अमाउंट जो है 80,000 ये डिविजिबल नहीं, यानी कंसिडरेशन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूं। सो एक सिनेरियो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो बनाते हैं एक छोटा सा। सपोज यही मिस्टर एक्स हैं या मिस्टर वाई हैं चलें, और ये सलमान साहब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब इनके पास फ्लैट देने को सिर्फ एक ही है और फ्लैट है फ्लैट डी। ये फ्लैट डी यहां पे दे रहे हैं सलमान साहब को और रेंटल है, से अज्यूम करता हूं हमने कुछ ऐसे डिसाइड किया कि मंडे टू फ्राइडे हम इसे 4 दिनों के लिए इस्तेमाल किया करेंगे, सपोज फैमिली रखा करेंगे, और सैटरडे संडे को फैमिली को उनके अम्मा की तरफ भिजवा कर हम वहां पे जुआ कराया करेंगे 2 दिनों के लिए। लास्ट पैसे भी तो कमाने हैं ना रेंट देने के लिए, सो 2 दिनों के लिए जुआ हुआ करेगा। अब एक ही घर है, एक ही फ्लैट है और 5 दिनों के लिए वो लॉफुल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और 2 दिनों के लिए अनलॉफुल काम के लिए या इलीगल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब सिनेरियो ये आता है कि जनाब अमाउंट हम बता देते हैं कि सपोज मैं कहता हूं मल्टीपल कंसिडरेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी डिविजिबल नहीं है, लेकिन यूं समझा देता हूं कि से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज इसका रेंट है टोटल, या चले हाँ 50 ठीक है, 50,000 रुपीज इस फ्लैट का रेंट है। सो अब समझाना ये मकसद है कि ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा थे लेकिन कंसिडरेशन डिवाइड नहीं हो सकी। अगर हो सकती तो मैं आराम से कह देता कि फ्लैट ए जो है वो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट बी जो है वो एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट सिंगल है, कंसिडरेशन मल्टीपल हो सकती हैं। मतलब मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो हो सकता है मैं कहूं जी फर्स्ट 5 डेज का रेंट हुआ करे, यानी मंडे टू फ्राइडे जो यूज होगा उसका रेंट है से मैं कहता हूं 30,000 रुपीज और बाद वाले के 50,000 रुपीज या 20,000 रुपीज, तो टोटल मिला के 50,000।
कंसिडरिंग ये बहुत इलॉजिकल हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अज्यूम कर लें 50,000 रुपीज इज द रेंट। अब पॉइंट ये है, और अब यहां पे अब समझाने वाली बात एक क्या है कि अब देखो डिविजिबिलिटी यहां पे भी डैमेज्ड है, डिविजिबिलिटी वहां पे भी डैमेज है। मैं नहीं डिवाइड कर सकता, यहां पे भी मैं नहीं डिवाइड कर सका कि 50,000, अच्छा फॉर एग्जांपल यू मंडे टू फ्राइडे का रेंट सपोज अज्यूम कर रहा हूं 30,000 है, और सैटरडे संडे के लिए 60,000 है अज्यूम कीजिए, और 90,000 टोटल कंसिडरेट, लेकिन कंसिडरेशन यहां पे डिवाइड होगी लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं डिवाइड हो पा रहा। सो इसका मतलब है डिविजिबिलिटी के अंदर दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो कंसिडरेशन डिवाइड नहीं हो पा रही या आपका ऑब्जेक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा। लॉ यहां पे कहता है कि अच्छा फिर मैं तुम्हें इसका आंसर कर देता हूं, आधा कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है आधा अनलॉफुल है, तो क्या करें, सारे को लॉफुल कह दें या सारे को अनलॉफुल कह दें? तो लॉ ने क्लियर कर दिया, उसने कहा द एग्रीमेंट इज वॉइड, कहता पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा if any part of the single consideration for one or more object is unlawful। इस सिंगल कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा अनलॉफुल से डील कर रहा है। If any part of a single consideration for one or more object, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए क्या है अनलॉफुल, और if any one of the several consideration for a single object, अब ऑब्जेक्ट सिंगल है, इज अनलॉफुल। यानी उसका आसान लफ्जों में कहने का मतलब यह है कि पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट डिविजिबल ना हुआ और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल ना हुआ, या फिर कंसिडरेशन डिविजिबल ना हुई और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल ना हुआ। और मजीद आसान लफ्जों में अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ये वो कहना चाह रहा। बात समझ आइए जी। सो 47 is actually the example, जरा एक दफा पढ़िए प्लीज। जी, इसके साथ ही प्लीज एक होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये दो, और प्लस एक छोटा सा सवाल और 2 और 3 और एक दफा 7, 2, 3 और 7 एक दफा करके आइएगा। इंशाल्लाह मंडे को इसी पे बात करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। थैंक यू।